दोस्तों वो कहावत है ना, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। डीप स्टेट ये भूल चुका था। वो भूल गया था जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। बहुत बड़ा साजिश रचा गया था जिसमें अगर आप देखें तो एक ग्लोबल सपोर्ट था। आपको मैंने कई बार बताया किस प्रकार से ग्लोबल जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो एक नरेटिव चला रहे थे। इस नरेटिव को फंड किया जा रहा था बाहर से। भारत में एक कास्ट डिवाइड क्रिएट किया जाए, कास्ट लाइंस में भारत को तोड़ा जाए सो दैट बीजेपी वापस पावर में ना आ जाए। इसकी साजिश बाहर रची गई थी। डिसइंफो लैब्स ने बहुत ही डिटेल में हमें यह बताया है, जिसके आधार पर मैं भी आपको आज ये पूरी रिसर्च फाइंडिंग आपके साथ साझा करने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे कैसे फ्रांस के एक रिसर्चर ने किस प्रकार से डीप स्टेट के साथ मिलके भयानक इलेक्टोरल इंटरफेरेंस किया है। दोस्तों यहां पे जानने वाली बात क्या है, वो भारत के इलेक्शन में इतने बिजी हो गए, इतने मशरूफ हो गए कि भूल गए कि यूरोप में खुद का चुनाव है। नतीजा क्या हुआ जानते हैं? वहां पे एक राइट विंग की आंधी चली है जिसमें पूर्ण रूप से ये जो डीप स्टेट के चुने हुए नुमाइंदे हैं, फिर वो इमैनुअल मैक्रों हो, ओलाफ शोल्स हो, अब सभी के सभी इनके सामने घुटने टेकते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के चुनाव में फार राइट ने सर्ज किया है। क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या ऑस्ट्रिया, हर जगह फार राइट सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरा है। इमैनुअल मैक्रों तो यहां तक कि उन्होंने अपना पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें नैतिक अब उनके पास अधिकार नहीं है ये पार्टी को अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलवाने का, क्योंकि लोगों ने अपना मत दे दिया है। उनकी पार्टी को लगभग 0 के करीब वोट मिले हैं, 0 तो नहीं लेकिन पूर्ण रूप से उखाड़ के फेंक दिया गया है। यहां पे दोस्तों जानने वाली बात यह है कि यही फ्रांस भारत में इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करवा रहा था अपने रिसर्चर्स के थ्रू डीप स्टेट के साथ मिलके। क्या है ये पूरी फाइंडिंग, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों यहां पे आप ये जो आर्टिकल्स देख रहे हैं ना, ये फ्रेंच मीडिया का है। आप देख सकते हैं लेमोंड है, वैसे ही लेसॉयर है, वैसे ही अलग अलग फ्रेंच मेजर मीडिया हाउसेज हैं, लेटेम्स, वैसे जहां पे ये सब भारत के चुनाव में इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए देखे हैं। खूब जबरदस्त कवरेज मिली है और सभी में कास्ट डिवाइड को प्रोपोगेट किया गया है। नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जो कि एक बेसिस बन रहा था भारत में भी इस प्रकार के आर्टिकल को चलाने का। दोस्तों सभी में अगर आप देखें तो एक नैरेटिव पेडल करने का प्रयास किया गया कि भारत में जो लोअर कास्ट हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है। दोस्तों इसके पीछे जो व्यक्ति था वो था ये क्रिस्टोफर जेफरलॉट। आप जिसको देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम सीजे करके बुलाएंगे। ये क्रिस्टोफर जेफरलॉट अगर आप देखें तो इसने एक पेपर लिखा था सितंबर 2021 में, नीड ऑफ कास्ट सेंसस। यहां से वो पेपर आता है और उसके बाद भारत की मीडिया या अन्य कोई भी हो, सभी इसी को बार बार रेफर करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्रिस्टोफर जेफरलॉट अगर आप देखें तो ये फ्रांस से आता है। वैसे तो ये अपने आप को इंडोलॉजिस्ट कहता है, यानी कि भारत के बारे में इसका पूरा रिसर्च है, लेकिन अगर आप देखें तो फ्रेंच मीडिया ने इसी को अपना पर्सन चुन के रखा था। जब भी लेमोंड को, फ्रांस 24 को, लेसॉयर को यदि भारत के बारे में कुछ लिखना होता था तो ये क्रिस्टोफर जेफरलॉट को बुलाते थे, जिसमें वो यही कहता था कि हिंदू नेशनलिस्ट सरकार है भारत में, एक राइट विंग फार राइट सरकार है जिसमें लोअर कास्ट को कहीं ना कहीं ऑप्रेस किया जा रहा है। इस्लामिक अगर आप देखें तो उनके खिलाफ भी एक तरीके से भारत में अत्याचार हो रहा है। ये सारी बात फैलाने वाला व्यक्ति यही था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से फ्रेंच मीडिया में इसने कवर किया है इसको। ब्रांड मोदी क्या है, कल्ट ऑफ मोदी क्या है, कैसे वो धीरे धीरे, अब ये देखिए क्रिस्टोफर जेफरलॉट नहीं लिखा है, सब कुछ किस प्रकार से धीरे धीरे अब वो कमजोर होता जा रहा है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी क्या है, सब में क्रिस्टोफर जेफरलॉट के काम को रेफर किया जाता है। उनका जो पाथ है, जो वो बात कह रहे हैं, उसी को बार बार वो रेफर कर रहे हैं। दोस्तों ये फ्रांस में शुरू होता है और तुरंत इंडियन मीडिया भी एक्टिव हो जाती है। भारत में भी इतने सारे आर्टिकल्स आने लगते हैं जिसमें कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस बार बार आने लगता है और सभी क्रिस्टोफर जेफरलॉट को रेफर करना शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से वेस्ट से नैरेटिव निकलता है, इंडियन मीडिया में डाला जाता है। दोस्तों अगर आप देखें तो इन सब के पीछे एक फाउंडेशन है, हेनरी लूस फाउंडेशन।
क्रिस्टोफर जेफरलॉट को मैसिव फंडिंग मिला था इस यूएस बेस्ड फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हेनरी लूस फाउंडेशन। कमाल की बात जानते हैं हेनरी लूस कौन है? हेनरी लूस टाइम मैगजीन के फाउंडर हैं, जो कि खुद एक डीप स्टेट का आर्म है। हेनरी लूस स्वयं सीआईए के प्रोजेक्ट मॉकिंग बर्ड का हिस्सा थे। प्रोजेक्ट मॉकिंग बर्ड क्या था? इस प्रोजेक्ट का मतलब था कि कैसे मीडिया को, जर्नलिस्ट को इस प्रकार से मोल्ड किया जाए कि वो सीआईए के लिए कोवर्ट ऑप्स को अंजाम दें। हेनरी लूस फाउंडेशन में अगर आप देखें तो यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पहले रह चुके हैं, देख सकते हैं आप 26 यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से जुड़े थे, वो इसके बोर्ड मेंबर हैं। रादर अगर आप देखें तो वो इसके डायरेक्टर हैं इस वक्त। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखें तो ये हेनरी लूस फाउंडेशन काफी क्लोजली एसोसिएटेड है यूएस के स्टेट से। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का आपको बताया, वैसे यहां पे मैरिको सिल्वर इसकी प्रेसिडेंट हैं। होमलैंड सिक्योरिटी में काम कर चुकी हैं। सीएफआर काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, यूएस के पार्लियामेंट से इसको फंडिंग मिलती है, उसकी मेंबर रह चुकी हैं। को चेयर अगर आप देखें तो इसमें डेब्रा नॉपमैन है जो कि एशिया फाउंडेशन, जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को ग्रांट देती है, उससे जुड़ी हुई हैं। जी हां दोस्तों, ये वही है जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। वैसे ही जॉन जे हैमर अगर आप देखें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो अगर आप देखें तो सीएसआईएस के भी प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं। सीएसआईएस को जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पैसा मिलता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये हेनरी लूस फाउंडेशन पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं भारत में अगर आप देखें तो एक नेटवर्क इसका एक्टिव था जो कि भारत में एक प्रोपेगेंडा चला रहा था। दोस्तों, हेनरी लूस फाउंडेशन ने इतने सारे पैसे दिए हैं अलग अलग संस्थाओं को भारत के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए। यहां पे क्रिस्टोफर जेफरलॉट ने यह आर्टिकल लिखा है, मुस्लिम्स इन अ टाइम ऑफ हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म। इसको $385,000 दिया गया ये आर्टिकल लिखने के लिए। ह्यूमन राइट्स वॉच, काउंटरिंग रिलीजियस वायलेंस एंड इंटॉलरेंस इन म्यांमार, इंडोनेशिया, इंडिया, $3 लाख। $3,70,000 यूसी बर्कली सेंटर फॉर रेस एंड जेंडर, किस पे रिसर्च किया? प्रोजेक्ट था फ्रॉम द नेशन टू होमलैंड, रीजन, स्टेट एंड बिलोंगिंग इन साउथ एशिया। ये सभी के सभी एंटी हिंदू आर्टिकल्स हैं जो आप देख सकते हैं। वैसे ही नमाती, इसको $3 लाख दिया गया, किसके लिए? ग्रासरूट पॉलिसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डेमोक्रेसी, एथिक्स, पब्लिक ट्रस्ट का कर सके। बर्कली सेंटर फॉर रिलीजन, पीस एंड वर्ल्ड अफेयर्स को $3,46,000 मिला। वैसे ही पुलिट्जर सेंटर को $6 लाख मिला, आप देख सकते हैं। वैसे ही अन्य संस्थाओं, कार्नेगी एंडोमेंट को भी मिला। कम्युनलाइजिंग सिटीजनशिप इन इंडिया, भारत में सिटीजनशिप कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे तोड़ा जा रहा है, इसके लिए यहां पे ये आर्टिकल लिखा गया है। अब दोस्तों, किसके लिए? भारत में क्या हुआ है ऐसा? सीआरए, सिटीजनशिप राइट एक्ट जो आया, उसको लेके आप अगर देखें तो उसके लेके इन लोगों ने इस प्रकार का प्रोपेगेंडा भारत में रन किया। दोस्तों, इन टोटल अगर आप देखें तो इतने सारे आर्टिकल्स इनके द्वारा फंडेड आए, जिसमें भारत को कास्ट लाइंस में तोड़ने का पूरा प्रयास हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कास्ट लाइन में तोड़ा गया, जो कि ऑपोजिशन की मेन पार्ट, जो कि मेन आप देखें तो आइडियोलॉजिकल सेंटर था कि कैसे भी करके भारत को कास्ट लाइंस में तोड़े ताकि हिंदू कंसोलिडेट ना हो जाए, सो दैट बीजेपी को वोट ना मिल जाए। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो ये जो हेनरी लूस फाउंडेशन है और ये जो टाइम मैगजीन है, कहने को तो दोनों के एडिटोरियल बोर्ड से अलग हैं, लेकिन आप टाइम के आर्टिकल देखिए किस प्रकार के आर्टिकल हैं। एज इंडिया वोट मोदी पार्टी मिसलीड्स ऑनलाइन, ये देखिए, इंडियन अपोजिशन लीडर हेमंत सोरेन अरेस्टेड मंथ्स बिफोर इलेक्शन, अ मोदी विन विल ओनली मीन मोर ट्रबल फॉर इंडियन मुस्लिम्स, इंडिया बिगिंस थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन एज मोदी एस्केलेट्स रिटोरिक अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो इस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा टाइम के द्वारा चलाया गया। हेनरी लूस फाउंडेशन ने खूब पैसा बहाया भारत में 2021 से 2024 तक इस प्रकार से आर्टिकल्स लिखे जाएं, इस प्रकार से एक नरेटिव गढ़ा जाए। आप देख सकते हैं यहां पे पूरा का पूरा पैसों का हिसाब है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बहाए गए हैं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए। कमाल की बात क्या है दोस्तों, जो हेनरी लूस फाउंडेशन के साथ काम करते थे वही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ भी जुड़े रहे हैं। इसमें आपकी फेवरेट ऑड्री टुस्की भी है।
वो भी अगर आप देखें तो इसी हेनरी लूज फाउंडेशन से कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिशियरी रही है। लिमॉन्ड भी उसी का बेनिफिशियरी रहा है। अशोका यूनिवर्सिटी के भी इसी नेटवर्क से तार जुड़े हुए हैं। वैसे ही फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी भी जुड़ा है, पुलिट्जर सेंटर भी जुड़ा है। वैसे ही अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट्स वॉच, कार्नेगी एंडाउमेंट, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इन सब के तार इन्हीं से जुड़े हैं। त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नमाती, ये सभी के सभी इनसे जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हेनरी लूज फाउंडेशन ने कैसे भारत को इंपैक्ट किया है चुनाव के टाइम में। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, इसको चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी हुआ, नरेंद्र मोदी तो जीत गए, वापस प्रधानमंत्री भी बन गए। सरकार, मानता हूं 272 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई, लेकिन अलाइज के साथ मिलके, जिनके साथ मिलके चुनाव लड़ा था, 272 के आंकड़े के काफी ऊपर हैं। यानी कि ये सब के सब धरे रह गए, हाथ पे हाथ धर के पैसा बहा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जानते हैं दोस्तों लेकिन क्या हो गया? हुआ यूं कि यही लोग अपने आंगन में तख्ता पलट हो रहा है और ये देखते रह गए। क्या हो गया दोस्तों? ईयू में इलेक्शंस हुआ, आप देख सकते हैं फार राइट वेव देखने मिल रहा है। आज तक फार राइट को जितने वोट्स नहीं मिले थे उतना मिला है। आज भी अगर आप देखें तो यह बात सही है, सेंटर की जो पार्टीज हैं उनकी मेजॉरिटी है। अगर आप देखें तो ईपीपी सेंटर राइट है, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हैं, इनकी आज भी मेजॉरिटी है। एसएनडी सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट सेंटर लेफ्ट है, ये बहुत ज्यादा श्रिंक कर चुके हैं, अभी भी नंबर 2 पे हैं। लेकिन जो फार राइट का यहां पे इमर्जेंस हुआ है, जिस प्रकार से इनको वोट्स मिला है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। ईसीआर, जॉर्जिया मेलोनी जी, आप देख सकते हैं 73 पे आ चुकी हैं, फार राइट ये लोग कहते हैं, तो वहां पे ये पहुंच गई हैं और अब किंग मेकर बन चुकी हैं। दोस्तों फ्रांस में आप ये जो मैप देख रहे हैं, जहां जहां ब्राउन देख रहे हैं, ये ब्राउन है जहां जहां पे फ्रांस में फार राइट पार्टीज हैं। आपको इक्का दुक्का पिंक कलर दिख रहा है, वहीं पे मैक्रों की पार्टी आ रही है। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा यह हुआ है कि इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं कि पार्लियामेंट डिसॉल्व करना पड़ेगा, अब स्नैप इलेक्शंस करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने अपना मत दे दिया है कि वो इमैनुअल मैक्रों से संतुष्ट नहीं है। जर्मनी में भी सेम हुआ है दोस्तों। आप यहां पे जो ब्राउन कलर देख रहे हैं, ये एएफडी फार राइट पार्टी है जर्मनी की, उसको दिखा रहा है कितने सीट्स मिले हैं। क्लियरली ईस्ट जर्मनी किस प्रकार से फार राइट को सपोर्ट की है आपको दिख रहा है यहां पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि फार राइट की जो एएफडी पार्टी थी, इसको सीट नहीं मिलता था, लेकिन अब ये किस प्रकार से नंबर 2 पार्टी बन के उभरी है। नंबर 1 भी अगर आप देखें तो सीडीयू या सीएसयू जो है, ये भी सेंटर राइट है। जो रूलिंग सरकार ओलाफ शोल्ज हैं, वो एसपीडी, यूरोपियन यूनियन में एसपीडी को सपोर्ट कर रहे थे, और उनको तो पूर्ण रूप से आप देखें तो किस प्रकार से हटा के फेंक दिया गया है। केवल 14 सीट मिले हैं। इनके पास हिम्मत नहीं हो रहा कि ये एक स्नैप इलेक्शंस भी करवाएं, लेकिन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि लेफ्ट की सरकारें अब यूरोप में नहीं चलने वाली। यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह है, जॉर्जिया मेलोनी फार राइट लीडर यूरोपियन पार्लियामेंट पोल्स में किंग मेकर बन के उभरी है, और ये डीप स्टेट देखता रह गया है। दोस्तों एक शिकस्त पहले नरेंद्र मोदी जी के सामने इनको देखने मिला, और अब दूसरा शिकस्त वापस इनको यूरोप में देखने मिला है। तो इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ ऐसा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा। kinjal_gs मेरा ट्विटर में हैंडल है, वहां पे जरूर हमसे जुड़ें। इसके सिवा इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।